हाँ बच्चों, आज हम वेग नियम और वेग स्थिरांक के विषय में पढ़ेंगे कि वेग नियम क्या होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है। इससे पहले हम लोग तात्क्षणिक वेग और औसत वेग के विषय में पढ़ चुके हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इनके विषय में अध्ययन कर चुके हैं आप। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है? ये जो रेट लॉ है आपका वेग नियम, ये एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, गणितीय व्यंजक है आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण, मोलर का मतलब होता है 1 मोल प्रति लीटर, मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। वेग नियम कहलाता है। अब जरा हम इसको समझेंगे कि ये वास्तव में है क्या। तो देखें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास है N2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 4NO2 में, और प्लस ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। ठीक है। तो जब प्रयोग किया गया, यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने वाली बात, कि एक चीज़ लिखा गया है प्रायोगिक। ठीक है। प्रैक्टिकली प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, निर्भरता को व्यक्त करता है, उसको हम वेग नियम कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है N2O5 गिव्स NO2 + O2, तो जब प्रैक्टिकल किया गया तो ये हमें पता चला कि इस अभिक्रिया की दर जो है N2O5 की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब जब प्रैक्टिकल किया गया तो ये पता चला कि ये जो रिएक्शन है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के। ठीक है। मतलब N2O5 के। अब यहाँ से ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका आया है, ठीक है, इसी व्यंजक को हम कहते हैं वेग व्यंजक, बल्कि आप ये कहें कि वेग नियम। ठीक है। ये आपका वेग नियम कहलाएगा। और ये जो वेग नियम है, ये एक्चुअली में घातों पर भी निर्भर करता है। अब देखो, एक चीज़ हम बताएं आपको, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी कहा आपसे कि ये प्रोपोर्शनल है किसके, N2O5 के।
तो इसकी घात यहाँ पर x भी हो सकती है, या x के जगह पे आपका ये जो यहाँ पर इसका रस समीकरणमितीय गुणांक आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये जो 2 आया है आपका, ये 4 है, ये यहाँ पर 1 है, इसका रस समीकरणमितीय गुणांक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि N2O5 की पावर हमेशा जो है 2 के इक्वल होगी। ये आपका x जो है ये प्रायोगिक मान है, ये जो x आया है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली है, प्रायोगिक तौर पर निकाला गया है इसको। और जबकि यहाँ पर जो हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लो आपने N2O5 की पावर 2 लिख दिया, ये जो रस समीकरणमितीय गुणांक है इसका, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि x की वैल्यू भी 2 ही आए, क्योंकि ये तो हमने बैलेंस करने के लिए यूज किया है। लेकिन जब प्रैक्टिकली किया जाता है तो जो घात आती है, ठीक है, इसके समानुपाती कौन होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इस प्रोपोर्शनल को जब आप यहाँ पर हटाते हैं तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके इक्वल होता है? ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट k आ जाता है और N2O5, ठीक है। तो ये जो आपका आया है रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या कहलाता है? आपका गणितीय व्यंजक जो आपका है ये, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेग व्यंजक कहते हैं। ये आपका वेग का व्यंजक है और ये आपका वेग नियम है। आप लोगों को शायद हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, फिर भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आपका वेग व्यंजक का सूत्र ये हो गया और ये आपका वेग नियम है। तो हम कह सकते हैं वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? आपका वेग नियम कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब यहाँ पर ये जो k है, ठीक है, वेग व्यंजक में प्रयुक्त स्थिरांक k को वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो k आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? आपका रेट कांस्टेंट, इसी को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? देखो, जैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका, इससे पहले हमने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है किसके? k इंटू जो भी आपका रिएक्टेंट पदार्थ होगा उसकी पावर n, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमने लिखा है जैसे रेट ऑफ रिएक्शन k N2O5 और इसकी पावर x है, यहाँ पर x लिखना हम भूल गए थे, x है जैसे। तो ये जो x आया है ये प्रैक्टिकली आया है, प्रायोगिक तौर पर आया है, जबकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है इसके कितने मोल हैं? यहाँ पर 2 है। यहाँ पर जो इसका रस समीकरणमितीय गुणांक है वो 2 है। तो इस x की वैल्यू 2 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ ये यहाँ पर 2 है तो x की वैल्यू भी आपको 2 ही मिलेगी प्रैक्टिकल करते वक्त। प्रैक्टिकल करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी ये कंपलसरी नहीं है कि 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन है
उसमें जो भी रिएक्टेंट है, मान लो यहाँ पर मैंने R की पावर n लिखा है, यहाँ पर तो हम N2O5 से लेके चले थे। मैंने यहाँ पर रिएक्शन किसके लिए लिखा है कि सपोज दैट R रिएक्टेंट क्या दे रहा है आपका, प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही रिएक्शन है आपका। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका K और R की पावर n, जहाँ पर ये जो n होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, प्रैक्टिकली तौर पर जो है जितना इक्वेशन है उतना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक रिएक्शन है A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B गिव्स C कैपिटल C प्लस D और कैपिटल D। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। इसके लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, प्रायोगिक तौर पर हम देखते हैं, प्रैक्टिकली प्रायोगिक तौर पर हम सबकी सांद्रता मान लेते हैं, क्या, पर माना A की सांद्रता की जो घात है, A की सांद्रता की घात आप यहाँ मान लें x तथा B की सांद्रता की घात क्या है आपका, y है। अब ज़रा समझें आप इसको, क्या हम कहना चाह रहे हैं। जब आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, ठीक है, प्रैक्टिकल तो यहाँ पर एक इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पर ये जो A है, B और C और D, ये आपकी क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, देखो A आपका जो है, A और B, C और D, ये सब आपके रस समीकरण मितीय गुणांक हैं, ठीक है। और A और B रिएक्टेंट हैं, C और D आपके प्रोडक्ट हैं। तो जब प्रैक्टिकल किया गया तो ये देखा गया कि A की सांद्रता हमने यहाँ पर जैसे x मान ली है और B की सांद्रता हमने क्या मान ली है, y मान ली है, ठीक है। हमें यहाँ प्रोडक्ट से मतलब तो है नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए अब यहाँ पर जो इस व्यंजक के लिए जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका होगा वो क्या हो जाएगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन दिस इक्वल K इंटू, पहला जो रिएक्टेंट है आपका A है, कैपिटल A, तो कैपिटल A की घात यहाँ A नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, x, जो हमने प्रैक्टिकली माना है। और जो दूसरा रिएक्टेंट है B, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी आपकी, y हो जाएगी। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे, इसके रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका हो ही गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अब जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है, ये वेग समीकरण है। इस वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभिकारक पदार्थ ये है, इसकी सांद्रता की घात x है और इसके B के सांद्रता की घात क्या है, y है। तो इन दोनों का जो योगफल होता है x प्लस y, ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से डिनोट करते हैं और n इक्वल x प्लस वाई के होता है। तो ये आपको याद रखना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो, सॉरी यहाँ पर देखिए,
एक चीज़ हमने गलती बोल दिया, यहाँ पर लिखा गलत है हमने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया की कोटि होती है, वेग नहीं होता है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, वेग नहीं, वेग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखने में हमने गलती कर दी थी। अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगाए गए जो घातों का योग होता है वह रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा यहाँ पर, इस इक्वेशन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आया, इतना आया, तो यहाँ से ये जो रिएक्टेंट पदार्थ हैं, जो अभिकारक पदार्थ हैं, उनकी सांद्रताओं की घातों का जो योगफल है x + y, वही क्या कहलाएगा आपका? ये अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए आप इनको तैयार करें, वेग नियम, वेग स्थिरांक और अभिक्रिया की कोटि किससे कहते हैं। ओके स्टूडेंट।